अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत गति, कारक और उपपद समास के विषय में एक विशेष नियम। मित्रों, हम लोगों ने कुगति प्रादेह द्वारा यहाँ पर गति समास को पढ़ा है और कारक को भी, कारक के साथ भी समास पढ़ा, और हमने उपपद मतिंग सूत्र द्वारा उपपद समास को पढ़ा। अब इसके पश्चात यहाँ पर वरदराजाचार्य जी ने गति, कारक और उपपद, इन तीन के विषय में एक विशेष नियम प्रस्तुत किया है। वो परिभाषा यह है, गति कारकोपपदानाम कृद्भि सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ति है। इसकी हमने पूर्व पीठिका, हालांकि पिछले वीडियो में थोड़ी सी आपको बता दी थी, अब आप उससे आगे सुनेंगे। यह जो परिभाषा है, ये परिभाषा इंदुशेखर के शास्त्र शेष प्रकरण में दी हुई है। आप इसको वहां भी देख सकते हैं। हमारे एक मित्र राम जी, जो कि रेवली में, हरियाणा में एक गुरुकुल है रेवली, वहां से भी उन्होंने एक परिभाषा प्रकाश करके एक पुस्तक प्रकाशित की है। इसका व्याख्यान उन्होंने उधर भी प्रस्तुत किया है। तो यह परिभाषा का मुख्य कार्य क्या है, जिसके विषय में हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि उपपद मतिंग में पाणिनि जी का जो अतिंग ग्रहण करना, इसके ज्ञापन, इस परिभाषा का वो ज्ञापन करता है। इस परिभाषा को नागेश ने भी परिभाषेंदु शेखर में एक देशानुमित्या सिद्ध किया है, अर्थात कारकांश में परिभाषा सिद्ध कर ली है, जिसको कहते हैं हम स्थाली बुलाकर न्याय न। कारकांश में सिद्ध करके गति और उपपद के विषय में भी इसे स्वीकार कर लिया गया है। यह परिभाषा का साधारण रूप से अर्थ यही होता है कि गति कारक उपपद संज्ञका नाम कृदंतै सह समासः भवति चेत कृदंत शब्देभ्यः शुभोत्पत्ति पूर्वमेव स्यात्। अर्थात वो जो समास हो वो शुभोत्पत्ति से पूर्व ही हो जावे। वरदराजाचार्य जी ने यहाँ पर गति का उदाहरण एक दिया है, व्याघ्री। दूसरा अश्वक्रीति, जो कारक का दिया है। तीसरा कच्छपी। ये तीन उदाहरण भी यहाँ पर क्रमशः प्रस्तुत किए हैं। बैमी व्याख्याकार को यहाँ पर, क्योंकि उपपद मतिंग के जस्ट नीचे ये परिभाषा उपस्थापित कर दी है वरदराजाचार्य जी ने, अतः उनको व्याघ्री में भ्रम हो गया है। व्याघ्री में वो ऊपर लिखते हैं कि इसमें गति समास है, हालांकि इस भूल का सुधार उन्होंने अपनी टिप्पणी में कर लिया, व्याघ्री में गति समास बता करके। मित्रों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि गति कारको पदानाम कृद्भि सह समास वचनम, ये परिभाषा क्यों बनानी पड़ी। इस परिभाषा को बनाने के बेनिफिट क्या है, जो इसके बिना सिद्ध नहीं हो सकते थे। क्योंकि आप भी पढ़ते आ रहे हो कि जो समास होता है वो सुबंतों का होता है, अर्थात इस लेफ्ट हैंड साइड में भी सुबंत होना चाहिए एंड राइट हैंड साइड में भी सुबंत पद होना चाहिए। ये आप सुप सुपा की अनुवृत्ति, चूंकि प्रत्येक सूत्र में समास के में आती है, तो सुबंतों का समास आप पढ़ते आ रहे हो षड प्रकार के समासों में। किंतु सुबंत का प्रातिपदिक के साथ में समास आप यहाँ पर पढ़ोगे। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सुबंत का केवल और केवल प्रातिपदिक, उसको आप बोलिएगा कि कृदंत,
निर्विभक्ति कृदंत। एक टीकाकार ने उनको इसको कहा है निर्विभक्ति कृदंत के साथ में समास होता है। ठीक है, निर्विभक्तिक, विभक्तिक, हाँ ये भा तो पूरा रहेगा, भक्तिक ऐसा रहेगा। तो इस निर्विभक्तिक कृदंत के साथ में समास विधान किया है। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, आइए चर्चा करते हैं इस सभी विषय पर। परिभाषा का अर्थ आपने सुनी लिया, अब आइए से घटा करके देखते हैं। आपको रूप बनाना है व्याघ्री। व्याघ्री के लिए हमने यहाँ पर इसको लिखा है कि व्यांग पूर्वात घ्रा गंधोपपादा ने इत्यस्मात् धातु, अर्थात वी और आंग उपसर्ग पूर्वक किस धातु से, घ्रा, घ्रा नाम की ये धातु है जो कि गंधोपादाने, गंधोपादाने अर्थात सूंघने अर्थ में प्रयुक्त होती है। इस धातु से हम क्या करेंगे, आतस्योपसर्गे सूत्र द्वारा क प्रत्यय करें। ठीक है, आइए यहाँ पर करते हैं हम। सबसे पहले ये है घ्रा धातु आपकी, आप इसका विग्रह कर सकते हैं कि व्याजिघ्रतीति व्याघ्रः है, तस्य स्त्री व्याघ्री, ऐसा विग्रह कर सकते हैं। वी अर्थात विशेषेण, आसमंतात अर्थात चारों ओर, जिघ्रती अर्थात जो सूंघती है उसे व्याघ्री कहते हैं। तो यहाँ पर घ्रा शब्द से आतस्योपसर्गे सूत्र के द्वारा क प्रत्यय कर दिया गया। स्थिति हो जाएगी घ्रा प्लस क। अब क प्रत्यय करने के बाद ध्यान रखिए ये जो क प्रत्यय है ये कृदंत का प्रत्यय है, जिसको हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि घ्रा ये आपका धातु है और इसका ये पहले क इसके साथ में, अब पहले कर लेते हैं हम इसके बीच में कार्य, प्रत्यय के और धातु के बीच में। तो आतो लोपः इति च नाम के एक सूत्र के द्वारा आकार का लोप हो गया, तो ये ऐसा बच गया घ्र और क का बच गया अ। ठीक है, लशक तद्धिते के से प्रत्यय की इसकी ककार की संज्ञा हो जाती है, अकार मात्र शेष रहता है। स्थिति होगी घ्र अ, और आप इसे यदि वर्ण सम्मेलन कर दें तो ये रूप बन गया आपका घ्र। अब यह घ्र से अभी आप सुबुत्पत्ति ही प्राग, अभी सुबुत्पत्ति करेंगे नहीं, उससे पहले आप क्या करेंगे, घ्र का सबसे पहले आंग के साथ में गति समास कर देंगे, है ना, वी शब्द से। तो अब घ्र का क्या कर दीजिएगा, आतस्योपसर्गे से पहले इधर आ भी हमें करना पड़ेगा, आंग का आ, और इस आ के साथ में इस घ्र का पहले आप गति समास कर लेंगे। गति समास को गति प्रादेह द्वारा होगा। आ जो अलग पद है वो घ्र के साथ जुड़ करके अब एक पद बन गया ये आघ्र। आप यहाँ पर आ को पूर्व में ही लगा लेंगे, जब घ्र धातु से क करोगे आतस्योपसर्गे द्वारा, तो उधर ही आप इसे जोड़ लेंगे। अब ये स्थिति हो गई आपके पास, आघ्र शब्द बन गया। अभी आप इसे सुबुत्पत्ति मत करिए, अब आघ्र का क्या करिएगा, यहाँ पर दिया है वी शब्दस्य आघ्र शब्देन गति समासे, वी शब्द का आघ्र के साथ फिर द्वारा गति समास करिए। देखो एक बार आप गति समास को गति प्रादेय के द्वारा आ और घ्र का कर चुके हैं, लेकिन अब आपको फिर से क्या करना है, वी के साथ में, क्योंकि विशेषेण आजिघ्रतीति व्याघ्र, तो यहाँ पर वी का आघ्र के साथ आप समास कर देंगे। समास करने के बाद वी आग्रह और इस इकार को आप कर लेंगे यण कार्य वी के ई को, तो यह रूप बन जाएगा। समास करने के उत्तर यण करना होगा व्याघ्र। अब व्याघ्र शब्द ये है जातिवाचक, तो जातिवाचक होने से
जाते रस्त्री विषयादयो पदार्थ, इस सूत्र को आप नीस के प्रकरण में आगे पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय में। तो व्याघ्र शब्द से आप नीश कर देंगे, क्या कर देंगे, नीश नाम का प्रत्यय स्त्रीत्व के द्योतन के लिए। तो नीस का बचेगा ई, स्थिति हो जाएगी आपकी व्याघ्र ई। और फिर आप इसकी सिद्धि के लिए क्या करें कि घ्र में जो अ है ना, घ्र में जो अ, इसका भी यस्यति च करके एक सूत्र है, वह यस्यति च, जिसका अर्थ होता है वह संज्ञक ईवर्ण तथा अवर्ण का लोप होता है। ईकारे तद्धिते च परे, यहाँ पर ईकार परे है, तद्धिति प्रत्यय तो परे है नहीं, तो ईकार परे है, जिसके कारण घ्र के आकार का लोप हो जाएगा। तो इसको हम हलंत करेंगे ऐसा। अब इसमें नी का ई जोड़, वो नीप का जो नीश का ई जोड़ लेंगे तो रूप बन जाएगा व्याघ्री। फिर आप व्याघ्री बना करके, जब आपका व्याघ्री सिद्ध हो गया, इस स्त्री प्रत्यय से स्वादित्पत्ति कर लीजिए। स्वादित्पत्ति करने के बाद उसका हल् आदि लोप हो जाएगा, तब भी व्याघ्री ऐसा ही शेष रहेगा, वहां पर विभक्तिस्थ सकार का श्रवण नहीं होता हल् आदि लोप के कारण। तो व्याघ्री प्रयोग बनेगा, इसके रूप नदीवत चला लेना भैया, ठीक है। ये तो व्याघ्री शब्द की सिद्धि रही। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि भैया ऐसा प्रयत्न आप क्यों कर रहे हैं कि आप यहाँ जो समास कर रहे हैं वो केवल घ्र इस कृदंत के साथ में कर रहे हैं जो कि क प्रत्यय से बना हुआ है। आप क्या कर लें कि पहले ही आप समास कर लें, ठीक है। अतः आगे लिखा जा रहा है अत्र यदि, भैया प्र नहीं है, धोखे से लिखा हुआ है, इसे घ्र समझना। कह रहे अत्र यदि घ्र शब्दस्य आघ्र शब्दस्य वा, चाहे, क्योंकि यहाँ दो बार समास हुआ है, एक बार तो इस घ्र शब्द का इस आंग के आ के साथ में समास हुआ है। ध्यान रखिए, यहाँ पर जो घ्र है ये है आपका कृदंत, और कैसा कृदंत है, निर्विभक्तिक कृदंत। और आंग का जो आ है वो गति संज्ञक है, क्या कहेंगे आप उसे, गति संज्ञक है। अतः कुगति प्रादेह द्वारा यहाँ पर ये गति समास होता है। तो पहले तो आ घ्र के साथ में जुड़ता है। अब प्रश्न यही उठता है कि आप घ्र से पहले इस परिभाषा के कारण क्या कर रहे हैं कि सुबुत, घ्र शब्द से सुबुत्पत्ति होने से पहले ही समास कर दे रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको, आप यदि सुबुत्पत्ति बाद में कर लें तो क्या समस्या आ जाएगी, ठीक है। और इतना ही नहीं, आ और घ्र का जब इन्होंने आघ्र बना लिया, क्या पद बन गया आपका, आघ्र, तब भी आघ्र इस कृदंत से वी के साथ में जो समास किया है, अब ये आघ्र कृदंत है, ठीक है। अब यहाँ वी ये जो है गति है, और कुगति प्रादेय से जिसका यहाँ समास विधान है, तो ये कृदंत है और ये भी निर्विभक्तिक कृदंत है। इसके साथ में पुनः समास करके व्याघ्र पद बनता है। कहते हैं यदि आप गति कारको पदानाम कृदवी स समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ति, इस परिभाषा को न मानिए, तो कहा कि न मानेंगे तब तो यह होगा, इस परिभाषा को नहीं मानने का मतलब यह है कि उपपद मतिंग में अतिक ग्रहण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है दरअसल। तो अब क्या होगा कि गति कारक और उपपदों का भी कृदंत, सुबंत कृदंत के साथ में समास होने लगेगा। अर्थात कृदंत शब्द से पहले सुबुत्पत्ति कर लीजिएगा, तब आप वहां पर क्या करेंगे, समास करेंगे। तो अच्छा, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको भी सोच लें कि पहले हमें यही ले लो, आंग के आस के साथ
जो घ्र का समास कर रहे हैं इस केवल केवल इस निर्विभक्तिक का, कहा कि सबसे पहले तो इससे विभक्ति जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो भैया इससे, चलो पहले हम क्या करते हैं, विभक्ति जोड़ करके तब समास करेंगे, तब क्या स्थिति होगी। तो तब ये होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या समझना, अत्र घ्र, ये घ्र शब्द है, अत्र घ्र शब्दस्य आघ्र शब्दस्य वा सुबंतत्वम अपेक्षेत, सुबंतत्व अपेक्षा होगी, तो क्या करना होगा, एक नियम ये है कि स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक प्रयुक्त कार्याणाम क्रमिकत्वम, तो ये इनका ये क्रम होता है कि जब हम सुबुत्पत्ति करते हैं, जहां से सुबुत्पत्ति करते हैं अर्थात कोई सा भी कारक कारक लाते हैं, उससे पूर्व हमें उस शब्द के लिंग के विषय में भी सोचना पड़ता है। ठीक है, उसके लिंग के विषय में भी सोचना पड़ता है। तो अभी हम विग्रह जो किए हैं यहाँ पर व्याघ्री शब्द का, वो स्त्रीत्व वाला विग्रह किए हैं कि वी समन्ता है, वो आज असमन्ता जिघ्रति इति आग्रह, और विशेषेण जिघ्रति है वो स्त्री, तो ऐसा यहाँ पर व्याघ्री किया है। तो हमें क्या करना होगा, पहले सुबुत्पत्ति करने से पूर्व उमाकांत जी यहाँ पर ये विचार करना होगा, क्योंकि हम देखो स्त्री प्रत्यय लगा रहे हैं, इसलिए ये विचार करना है गति कारक पद का। तो हमें पहले यहाँ पर लिंग बोधक प्रत्यय को पहले जोड़ना होगा, और जब हम यहाँ पर लिंग बोधक प्रत्यय को पहले जोड़ते हैं तो हम घ्र शब्द को केवल और केवल जातिवाचक नहीं पाते, क्योंकि केवल घ्र शब्द जातिवाचक नहीं है, क्योंकि जब तक वो व्याघ्र ऐसा नहीं बन जाता तब तक जातिवाचक होता नहीं है, और जब तक जातिवाचक होगा नहीं तब तक जाते स्त्री विषयादेव पदार्थ इस सूत्र के द्वारा नीस भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि घ्र शब्द से केवल और केवल अजाद्य तष्टाप सूत्र द्वारा, क्योंकि अजादिगण आकृतिगण है, इस सूत्र से सबसे पहले टाप प्रत्यय ही कर हो जाएगा यहाँ पर। तो घ्र शब्द से अजात तष्टाप से टाप करके घ्रा बन जाएगा। अब घ्रा शब्द से आप स्वादित्पत्ति कर लीजिए, हल आदि करके सब भाग जाएगा भैया, वो प्रक्रिया आप जानते ही है। अब इस सुबंत के साथ में, अब घिरा सुबंत हो गया, ध्यान रखिए, भले ही सबका आप यहाँ पर अन्यादि लोप कर दियो तब भी अब सुबंत तो कहलाएगा। तो अब यहाँ पर आंग के आकार का समास कर देंगे आग्रा, और उसके साथ उसके बाद आप वी इसके साथ में भी समास कर दीजिएगा, तो रूप बन जाएगा व्याघ्रा। रूप बनाना क्या है, व्याघ्री। लेकिन यदि हम कर देते हैं सबसे पहले सुबुत्पत्ति, अर्थात हम जब ऐसा करते हैं कि सुबुत्पत्ति करने के बाद यदि यहां समास करें तो अंतर पड़ रहा है। सुबुत्पत्ति करने के बाद में हम समास करते हैं तो व्याघ्र बन रहा है, और सुबुत्पत्ति नहीं करें, केवल और केवल निर्विभक्तिक कृदंत का यदि समास करते हैं तो रूप बनता है व्याघ्री। ये मित्रों होता है अंतर, क्योंकि नियम याद रखना है, स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक प्रयुक्त कार्याणाम क्रमिकत्व नियम। तो कारक लाने से अर्थात कोई विभक्ति लाने से पूर्व आपको लिंग का विचार यहाँ पर थर्ड स्टेप पे करना है। सबसे पहले उस शब्द के अर्थ का विचार करना होता है, फिर द्रव्य, आप इन्हें कह सकते हो जाति, व्यक्ति, तीसरे नंबर पर आ गया ये लिंग, चौथे नंबर पर संख्या, पांचवें नंबर पर कारक। इनका क्रमिकत्व होता है, इसलिए यहां पर लिखा कि यदि घ्र शब्दस्य आग्र शब्दस्य वा सुबंतत्वम अपेक्षेत तर्हि स्वार्थद्रव्यलिंग संख्या कारक प्रयुक्त कार्याणाम क्रमिकत्वम इति नियमात् संख्याद्यपेक्ष्य ततः प्रागेव लिंग योग, ततः प्रागेव लिंग योग मतलब लिंग योग पहले करना पड़ेगा। तो इति लिंग निमित्त प्रत्ययेन, लिंग निमित्त प्रत्यय के कारण
टापा भाव्यम, पहले तो टापा ही हो जाएगा। न तू नीशा, नीश नहीं हो पाएगा। तो भैया का कारण है भैया, पहले नीश क्यों नहीं हो पाएगा जाति स्त्री विषयादि उपधात सूत्र द्वारा? तो उसके लिए कहा वो सूत्र को जातिवाचक शब्द चाहिए, तभी वो नीश करता है। अतः लिखते हैं आगे कि घ्र आग्र शब्दयोर, चाहे तो घ्र शब्द हो अकेला, चाहे आग्र शब्द हो, ये शब्दयोर जातिवाचकत्वाभावात, ये जातिवाचक नहीं है। जब तक वी उसके साथ जुड़ ना जाएगा, व्याघ्र जातिवाचक होता है। व्याघ्र जाति है ना, जिसके बड़े बड़े दांत, लंबे नाखून, और उसमें व्याघ्रत्व जाति रहती है। ठीक है ना, क्योंकि वो सकृत आख्यात निग्राहिया जाति है उसमें। तो इसलिए जातिवाचक घ्र और आग्र शब्द और जातिवाचकत्वाभावात, जातिवाचक नहीं है तो नीस नहीं होगा। तो ततस्टावंते न, टावंत के साथ अर्थात घरा के साथ में समास करने से व्याघ्रा शब्द बन जाएगा। व्याघ्रा शब्द अब अदंत बन गया, वो अब ये आदंत बन गया, सॉरी, आकारांत हो जाने से अभी अदंत नहीं रहा, अदंत नहीं रहेगा। तो फिर यहां पर आप पुनरपि जाति रस्त्री विषयादि उपधात नीश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अदंत की उसमें अनुवृत्ति है, आकारांत से नीस नहीं होता है। तो व्याघ्रा बनने के बावजूद भी आप नीस कर नहीं सकते हो, क्योंकि अब ये शब्द अदंत नहीं रहा। इसलिए मित्रों, ये गति कारको पदानाम कृद्वी सह समास वचनम प्राग समुत्पत्ते आपको स्वीकार इसलिए करनी है ताकि व्याघ्री बने और आपका व्याघ्रा न बने। इसलिए आप क्या करिए, सुबुत्पत्ति से पूर्व ही अर्थात निर्विभक्तिक कृदंत के साथ में गति का, कारक का और उपपदों का समास करिएगा। अतः ये उदाहरण प्रस्तुत किया गया व्याघ्री। मित्रों, यह स्थल बहुत ही मर्म वाला है, इसलिए आज मैं केवल इस विषय को ही आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए हम आगे अब और चर्चा करते हैं। गति का उदाहरण आप समझ गए होंगे। दूसरा उदाहरण है अस्वकृति। अस्वकृति में भी क्या स्थिति है जान लीजिएगा कि अश्वेन क्रीता, ये स्थिति रहेगी। यहां पर कर्तृकरणे कृता बहुलम इति समासः। अश्वेन क्रीता, यहाँ पर अश्व, टा और क्रीत, यहाँ पर क्रीत शब्द है जो आपका, वो है कृदंत शब्द। अब यहाँ पर अश्वेन क्रीता, ये तो आप विग्रह कर लीजिएगा, लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह आप कैसे करेंगे, अश्व, टा एंड क्रीत। अब आप ध्यान रख लीजिए, क्रीत ही शब्द है ये कृदंत का। ठीक है, क्रीत। अब इससे आप अभी विभक्ति मत लाइए क्रीत से। तो अश्वटा, इसका क्रीत के साथ में समास हो जाएगा। किससे, कर्तृकरणे कृता बहुलम, इसके साथ में इस क्रीत निर्विभक्तिक के साथ में समास कर दीजिएगा। समास कर देंगे तो बन जाएगा अश्वक्रीत, क्योंकि अश्वेन क्रीता या, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग का किया जा रहा है विग्रह। अश्वेन क्रीता या सा स्त्री, उस स्त्री को बोलेंगे अश्वक्रीति। अब जो है आपका जब समास हो गया इन दोनों में, विभक्ति लोक इसका हो जाएगा, शब्द बन जाएगा अश्वक्रीत। इस अश्वक्रीत शब्द से फिर आप, एक सूत्र है, क्योंकि जातिवाचक तो नहीं है, अतः जाते स्त्री विषयादि उपधात मत लगाना। एक सूत्र है क्रीतात कर्ण पूर्वात। इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर कर्ण पूर्व में है, कर्ण यानी कि अश्व, अश्वेन क्रीता, अश्व कर्ण है, अर्थात अश्व कर्णकम क्रयणम अर्थ है यहाँ पर कि ऐसी स्त्री जो अश्व देकर के खरीदी गई उसको बोलेंगे अश्वक्रीति। क्या रूप है, अश्वक्रीति, ये रूप बनता है। तो अब यहां पर देखो ये कैसी परंपरा रही है, सोचिएगा। आपको पता है कि पुराने भारत में दास दासी वाली परंपरा थी।
तो तब का ये उदाहरण हमें प्रतीत होता है विचार करने पर। तो अश्वक्रीत शब्द से क्रीतात्कर्ण पूर्वात सूत्र द्वारा आप कर देंगे ङीश, और ङीश का बचेगा ई, और इस तकार के आकार का इससे तीजा से लोप हो करके क्या रूप बना लेना आप, अश्वक्रीति, जो कि इधर बन ही रहा। ठीक है। यहां पर भी यदि आप ये करते, सुबंत के साथ में यदि समास करते, अर्थात क्रीत शब्द से आप सबसे पहले सुबुत्पत्ति करते, ठीक है, अश्व को इसके साथ बाद में जोड़ते ता का लोप करके, तो यहाँ पर केवल और केवल क्रीत शब्द जो है कर्ण पूर्व कर्तृकरणे कृता बहुलम से यहाँ पर समास हुआ है ना। तो यहाँ पर ये देखिए, ये कारक पूर्व में है। मैं आपको कारक पूर्व की बात तो इसमें बताना थोड़ा सा भूल रहा था कि ये अश्वेन, अश्वटा, ये कारक पूर्व में, ये कारक पूर्व का उदाहरण है यहाँ पर। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्रीतात कर्ण पूर्वात द्वारा यहाँ पर नीस प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। अब यदि केवल आप सुबुत्पत्ति से पूर्व ही समास करने का यहाँ पर प्रयास करते, तो यहाँ पर वो सुबुत्पत्ति पहले यदि आप कर लेते तो क्रीतात कर्ण पूर्वात द्वारा यहाँ पर नीश नहीं हो पाता। ठीक है। क्योंकि सुबंत के साथ समास होने से कह रहे हैं सुबंतेन समासे तू टापा भाप्यम, यहाँ टाप होने लगता, और जब जब टाप हो जाता तब ये शब्द अदंत नहीं रह जाता, अश्वक्रीता ऐसा आकारांत हो जाता, तब क्रीतात्कर्ण पूर्वात लग नहीं पाता। इसलिए आपको यहाँ पर बनाना है क्रीतात्कर्ण पूर्वात लगा करके अश्वक्रीति। अतः यही करिए आप कि क्रीत इस निर्विभक्तिक से के साथ में पहले समास कर डालिए। ठीक है। इसी तरीके से तीसरा उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है उपपद के साथ। ये उपपद की बात है जो यहाँ पर उपपद मतिक द्वारा समास विधान होता है इधर। तो अब क्या स्थिति है, कच्छपी शब्द है, यहाँ पर लिखा है कच्छेन पिबती इत्यत्र, ये इसका क्या रहेगा, कच्छेन पिबती, यह लौकिक विग्रह रहेगा। मित्रों, एक कच्छ शब्द के अलग अलग अर्थ किए गए हैं, मैंने बहुत सारे पुस्तकों में देखे। कच्छे न, कोई कहते हैं कच्छम जलम, कच्छम नाम जलम, कच्छ जल को कहते हैं, तो जलम पेवती, तो वो कच्छपी कहलाएगी। ठीक है ना। तो चलो ये भी अच्छा है। या फिर किसी ने कहा कच्छे न, अर्थात मुख संपुटे न, कच्छ का अर्थ मुख संपुट भी किया गया, तो कच्छे न अर्थात मुख संकुटे, मुख संपुटे न पिबती थी कच्छपी, ऐसा भी किया। कोई कच्छ तीर को भी कहते हैं, एक पुस्तक में हमने वह भी देखा। तो कच्छे न अर्थात तीर माध्यमे न, तीर मतलब भैया बाण वाला तीर नहीं, जो किनारा होता है तट, उसके लिए। तो कच्छे न अर्थात तीरेण पिबती, अर्थात तीर द्वारा जो पीती है उसे कहते हैं कच्छपी। ऐसे ऐसे हमने इसके अर्थ मित्रों देखे हैं। आपको जौन सा इसमें से सही जम जाए वो कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब यहां पर कच्छ, कच्छे न पिबती, ऐसी स्त्री है, स्त्रीत्व के विषय में विग्रह की जा रही। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, सुपिस्थ नाम का एक सूत्र है जो आप कृदंत प्रकरण में पढ़ाए। सुपिस्थ सूत्र के द्वारा पा धातु से आप कर पाएंगे क प्रत्यय है, और कच्छे न पिबती को थोड़ा सा कच्छ शब्द को भी रखते हैं, पहले इसको निपट लें, पा धातु से पहले इसको कृदंत बना लें। तो सुपिस्था सूत्र के तो ये चाहिए कि स्था धातु होनी चाहिए, तभी वो का प्रत्यय करता है। लेकिन याद आपको रहे वहां पर सुपिस्था में सुपी इस पद का योग विभाग किया गया है। योग विभाग के कारण हम यहाँ पर
स्था धातु के अतिरिक्त अन्य धातुओं से भी क प्रत्यय कर लेती है। तो जब हमने क प्रत्यय कर लिया और क का बचेगा क्या, अ, और इस पा के आ का आतो लोप टीचर से लोप कर देना, तो ये बन जाएगा प अ मिला के प, बन गया ना ये प। अब ये जो आपका प शब्द बन के भैया रेडी हो गया, ये है आपका कृदंत। क्योंकि कृदंतों के साथ ही तो जो ये समास विधान हो रहा है गति कारक उपपद का, ये सुबुत्पत्ति से पूर्व ही हो रहा है। अब इस प के साथ में क्या करिए, कच्छेन पिबती आप कह रहे हो, तो इस कच्छ शब्द का यहां पर सुपिस्था, इस सुपी में सप्तमी है ना, तो इसलिए सप्तमी होने के कारण तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ सूत्र द्वारा यहाँ पर प शब्द से सुबुत्पत्ति करने से पूर्व ही कच्छ का प के साथ में आप समास कर लीजिए, और समास का नाम होगा उपपद समास। तो ये उपपद समास भी सुबुत्पत्ति से पूर्व में हो गया, तो कच्छ प ऐसा हो गया। अब कच्छ प ये शब्द मिलकर के, अभी जब दोनों मिले कच्छ और प, तो ये जातिवाचक है। जातिवाचक होने से यहाँ पर जाते स्त्री विषयादि उपधात से नीश हो जाता है, तो कच्छपी बनता है, अन्यथा कच्छपा प्रयोग बनता। यदि आप निर्विभक्तिक कृदंत को सविभक्तिक करके यहाँ पर कच्छ के साथ में समास करते, तो क्या होता। इस कहानी वही है जो आपको व्याघ्रा में बताई कि प शब्द केवल जातिवाचक नहीं होता जब तक वो कच्छ से नहीं मिलता। जब वो कच्छ से मिल गया, जातिवाचक हो गया, तो जाते स्त्री विशुद्धात से नीस हो जाता है। नहीं तो केवल प शब्द से तो है पिबती थी प, इस प शब्द से तो जाति की विवक्षा होती नहीं, तो केवल सामान्य स्त्री प्रत्यय अजात टाप जो कि आकृति गण है टाप हो जाता, पा बन जाता। बाद में पा के आगे सोत्पत्ति करते तो वो सुबंत कहलाता, और कच्छ का उसके साथ में समास कर देते, तो अब जात संस्कार न निवर्तते वाली बात है, उसमें कच्छपा रूप आपका बन जाता। और कच्छपा शब्द से अब आप वो आबंत हो गया, अदंत नहीं रहा। तो जाते स्त्री विषाद धातु अदंतों से ही करता है नीश, क्योंकि उसमें अतः की अनुवृत्ति है, अतः वहां पर ये नीस प्रत्यय संभव नहीं हो पाता। इसी सब बात को मित्रों यहाँ लिखा है कि कच्छे न पिबती इत्यत्र सुपिस्था इति सूत्रे सुपी इति योग विभागात का प्रत्यय अत्रापि सुबुत्पत्ते पूर्वम उपपद समासे कच्छ प ऐसी स्थिति होगी, इति जाते ततो जाति लक्षणों नीश कच्छपी ये बन जाते हैं। और कच्छपी बना करके फिर आप खूब स्वादिष्ट उत्पत्ति कर दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, उसका लिंग आदि से लोप हो जाएगा। कच्छपी अश्वकृति व्याघ्री सब के रूप नदीवत रहेंगे। अत्रापि सुबंतताम अत्रापि सुबंततापेक्षायाम टावेव स्यात्, यदि आप कर देते यहाँ समास तो यहाँ टाप हो जाता है। न जाति लक्षणों नीसति बोध्यम, जाति लक्षण नीस नहीं हो पाता, इसलिए कच्छपा नहीं बन जाए, बनाना आपको कच्छपी है। इसलिए मित्रों क्या करिए, गति कारको पदानम कृद्भि सह समास वचनम प्राक सुबुत्पत्ते, इस परिभाषा को मानिए। और इस परिभाषा को मानना इसलिए है कि पाणिनि जी ने उपपद मतिंग में जो अतिंग ग्रहण कर दिया है, वो इस परिभाषा की तरफ उन्होंने हिंट किया है ना। ये कुछ हमें संकेत मिले हैं, हिंट्स जिन्हें आप कहते हैं ज्ञापक, अतः इस परिभाषा को हमें मानना है। तो ये इन प्रयोगों की सिद्धि हमें मिल जाती है। आपको ये विषय मुझे लगता है अवश्य ही स्पष्ट हुआ होगा। अब आइए इस विषय को बीवी मिरासी जी की जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, जो मोती लला से छपी थी भैया कभी, तो उन्होंने इस विषय को अच्छा लिखा है। वैसे मैंने ये गुरु प्रसाद शास्त्री जी वाली लघु सिद्धांत कौमुदी में देखा, बड़ा अच्छा। मैंने यहाँ पर जो संकलन किया था अपनी स्लाइड में, वो तो शिव नारायण शास्त्री जी वाली जो खेमराज श्री कृष्णदास की पुस्तक है उससे किया था। उसमें भी इस विषय को बड़ा अच्छे से दिया है। मैं इन सभी टीकाकारों के प्रति बड़ा ही अपना आदमर्य व्यक्त करता हूँ, इतने विद्वान रहे
कि इनको समझ करके मैं आपको बहुत सारी चीज और ज्यादा समझा पाता। जिसमें मैं सबसे पहले नाम लूं तो भैमी व्याख्याकार हैं। दूसरा नाम लूं तो इसमें है आपके खेमराज श्री कृष्णदास से जो पुस्तक प्रकाशित है, शिव नारायण शास्त्री शिवदत्त शर्मा दादीमत वाली पुस्तक। तीसरा नाम लूं ये बीवी मिराशी जो पुस्तक आपके सामने देख रहे हैं। चौथा नाम लें तो गीता प्रेस के टिप्पणीकार। पांचवा नाम लें तो गुरुप्रसाद शास्त्री की लघु सिद्धांत कौमुदी। ऐसे थोड़ा लिस्ट लंबी है, मैं नाम लूं, नाम बस इसलिए ले रहा हूं कि महापुरुषों का नाम भी ना वो उन्नति कारक होता है नामक ग्रहण से भी। और पाणिनि जी तो खुद अपने आचार्यों का नामक ग्रहण करते हैं, उससे हो जाता है उनका मंगलाचरण। इसलिए मेरा भी कुछ मंगल होगा और हम इस ग्रंथ को लेकर चल रहे हैं, ये पूर्णता की तरफ अग्रसर होगा और सही रूप से। मित्रों, हम जो चर्चा कर रहे थे वो सब चर्चा यहाँ पर लिखी है, वो उन्होंने उपपद मतिंग से आरंभ की है और उसको जुड़ा है गति कारको पदानाम इस परिभाषा के साथ। कह रहे हैं कि ननु सह सुपा इत्यत्र सुपा इत्यस्य अनुवृत्ति संभवे। कहा कि सह सुपा से सुपा की अनुवृत्ति आ रही थी तो किमर्थम अतिंग इति उत्तम, तो उपपद मतिंग में अतिंग ग्रहण क्यों किया, ये प्रश्न किया। तो कहा उच्यते, उत्तर दे रहे हैं कि अतिंग प्रयोगेण सुप निवृत्तम इति गम्यते। अतिंग के प्रयोग से ऐसा लग रहा है पाणिनि जी के कि वो सुप निवृत्तम, तो सुप की वो निवृत्ति चाहते हैं, सुप यहाँ नहीं आएगा। तो क्या होगा, ततश्च गतिकारको पदानाम कृद्वी स समास वचनम प्राक सुबुत्पत्तेति परिभाषा ज्ञाप्यते। ज्ञाप्यते मतलब एक अंश से ज्ञापित हो रही है। इसी को गुरुप्रसाद शास्त्री जी लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि वो स्थाली पुलाकर न्याय न ये ज्ञापित हो रहा है ये न्याय। मैं उनकी पुस्तक के इस अंश को बोल भी देता हूँ। वो लिखते हैं कि उन्होंने इस पद को उन्होंने ज्ञापन का प्रकार थोड़ा दूसरा दिया, लेकिन लास्ट में उन्होंने यही लिखा, तेन गति उपपदयो हो समास प्राक सुबुत्पत्ते इति लभ्यते। तो स्थाली पुलाकर न्याय न च परिभाषा सिद्धि, है ना, क्योंकि एक अंश से सिद्ध है। नागिस इसको परिभाषा शेखर में लिखे हैं, एक अदेशानुमित्या यम परिभाषा सिद्धा, ये पंक्ति है उनकी वहां पर। अब चलिए ठीक है, परिभाषा सिद्ध हो गई। और कहा कि किमस्या परिभाषाया फलम, इस परिभाषा का फल क्या है, तो फल ये है कि व्याघ्री इत्यादि ने रूपाणी सिद्ध्यंती। कहने का मतलब है व्याघ्री सिद्ध हो जाए, स्वकृति हो जाए, कच्छपी हो जाए, व्याघ्र स्वकृता और कच्छपा न बन जाए, अतः परिभाषा को आपको मानना पड़ेगा। तथा ही व्याजिघ्रति इति व्याघ्री, ऐसा वो किया है विग्रह। अर्थ दे रहे हैं कि आतश्चोपसर्गे इति आंग पूर्वात ग्रह धातु कह, क प्रत्यय कर लेंगे आंग पूर्वक ग्रह धातु से। और आतो लोप इति चैति आकार लोप, ग्रह के आकार का लोप, तो आग्र बन जाएगा। तो आग्र में क्या हो गया, उपपद समास हो गया। तथा उसके बाद वे अर्थात वी का आग्रत्यनेन गति समास, आग्र के साथ गति समास हो जाएगा। गति समास क्रियते, क्रियते का कर्ता कौन है, अस्माभि क्रियते। फिर लिखा स्त्री, यहाँ को छूट गया है, इन्हें लिखना चाहिए स्त्रीत्व विवक्षायाम जाते स्त्री विषयादेव पदार्थ इति सूत्रेण जाति लक्षणे ङीषि, ङीस करने पर और शुपी च फिर शुभोत्पत्ति करने पर, और व्याघ्रीति रूपम, और शुपी मतलब शुभोत्पत्ति करिए और हल्ली आदि करके उसे लोप कर लीजिएगा। इतनी छोटी मोटी बात अभी लिखनी नहीं बात, वो आप करके व्याघ्री बना लीजिएगा, ठीक है, ये रूप बन जाएगा। और उस बात को भी लिख रहे हैं, कहा कि समासात पूर्वम, यदि समास से पूर्व ही यदि आप शुभोत्पत्ति कर लोगे, यानी कि सुबंत सुबंत में यदि समास करने की कोशिश करोगे, जैसे कि आप यहाँ पर समास प्रकरण में किए हो अभी तक, तो क्या होगा, तो लिख रहे हैं कि स्वार्थ द्रव्य लिंग वचन विभक्ति, देखो मैंने उसे कारक शब्द लिखा था ना, इन्होंने बहुत और भी सरल किया है इस बात को। इन्होंने लिखा है स्वार्थ द्रव्य लिंग, संख्या को वचन लिख दिया, ठीक है, लेकिन कारक को विभक्ति लिखा है कि विभक्ति कार्याणि क्रमेण भवन्ति, ये कार्य क्रम से होते हैं। इति सिद्धांतात, इस सिद्धांत के कारण सुबुत्पत्ते पूर्वम लिंग योग इति, सुबुत्पत्ति से पूर्व ही लिंग का योग करना पड़ेगा। तो जब लिंग योग करोगे अर्थात वहां पर हमें स्त्रीत्व विवक्षायाम जो आग्र शब्द है वो जातित्वाभावात, वो तो जातिवाचक नहीं है,
तो ननीश, नीस नहीं होगा, किंतु टापी, टाप ही हो पाएगा फिर तो केवल और केवल, क्योंकि वहां पर जाति की अपेक्षा नहीं है जात टाप में। ठीक है, तो टावेव स्यात् ततः समासे, तो समास करने पर व्याघ्रा इति रूपम स्यात्, व्याघ्रा ही रूप बनेगा। व्याघ्रा तो बन जाएगा, वह जात टाप सूत्र में तो जाति की आवश्यकता नहीं है, वहां तो बस आजादी गण में पठित हो शब्द और उसे टाप कर दो आधार। लेकिन जाते रस्ती विश्वविध्यात्म या तो जातिवाचक शब्द होना चाहिए, और जातिवाचक ये कब होगा, जब वी और आग्रह सब जुड़ेगा तब ना जातिवाचक बनेगा। हाँ, तो एवं कारकोदाहरणम, अब कारक का उदाहरण क्या है, स्वकृति, ठीक है, स्वेन क्रीता करती गणे वाला तथा निर्विभक्त के न कृदंते न समासा तथा क्रीतात कर्ण पूर्वात इति नीप। वो कीर्तात कर्ण पूर्वात नीप करता है, नीश करता है, यहाँ पर तो नीप लिख रहे हैं, क्या कोई छूट छाट गया यार इनसे। क्रीतात कर्ण पूर्वात इति नीश, हाँ जी, ऐसा ही डंडी छूट गई है मुझे लगता है, नीश ही करता है। तो सुबंते न समासे तू केवलस्य, यदि केवल सुबंत के साथ में, यदि सुबंत के साथ समास करते तो क्या होता, क्रीत शब्द से कर्ण पूर्वत्वाभावात, क्रीत शब्द कर्ण पूर्वक होता नहीं, तो नंगीश नीस नहीं हो पाता, किंतु टावी वस्यात तो स्वक्रीता बनता है, रूपम स्यात्। और उपपदो उदाहरणम कच्छपी, उपपद का उदाहरण है कच्छपी। कच्छपी का इन्होंने देखो वो तीर अर्थ दिया है कि कच्छेर अर्थात तीर्ण पिबती, कई नाम कच्छम नाम जलम का है, तो चलो जो भी हो, वही व्याख्याकार ने और भी दी है, तो बन जाएगा कच्छ शब्द उपदे पा धातु का प्रत्यय आतो लोपेटी चैती आकार लोपे, आकार लोप करने पर प इस ऐसा रूप बन जाएगा, प एक का प्रत्यय होकर के बन गया आपका प। फिर क्या करिए, हम्म, फिर कच्छ शब्दस्य प इति निर्विभक्तिकेन कृदन्तेन समासः ततो जाति लक्षणे सी कच्छपीति रूपम। यदि आप सुबंत के साथ समास करते, यानी प को पहले सुबंत बनाते, सुबंत बनाने के लिए अपेक्षित होता कि पहले आपको नियम एक स्वीकार करना है कि लिंग संख्या कारक, ये जो है स्वार्थ लिंग संख्या कारक इनका क्रमिक होता है, तो सबसे पहले स्त्री प्रत्यय वहां करना पड़ता, स्त्री प्रत्यय करना पड़ता तो टाप होता, तो टाप होता तो भैया फिर कच्छपी का बनता, फिर सुबंते ने समाज से तू कच्छपा इति रूपम स्यात्, कच्छपा ये रूप बन जाता। तो मित्रों ये सब इसकी कहानी थी जो मैंने आपसे कही, तो आज के वीडियो में इतना ही बताऊंगा, और इतना ही मुझे लगता है पर्याप्त हो गया है, और आप लोगों को समझ में निश्चित आया होगा। यदि कहीं आपको लगता है कि मैं ये अंश नहीं समझ में आया है तो उससे जरूर कहिए, हम आपको वो बात फिर बताते हैं अभी। ठीक है उमाकांत जी, समझे ना क्लियर तरीके से इस विषय को, थोड़ा विषय गंभीर है ना। हाँ, तो चलो, आपको जो भी प्रश्न हो आप यहाँ कर सकते हैं, मैंने आपको बता ही रखा है पहले से, मैं बहुत जगह अवेलेबल हूँ, सब जगह कर सकते हैं। तो चलें समापन करते हैं मित्रों, अब आप सोइएगा, 10 बज भी गए हैं। आज कक्षा थोड़ा विलंब से शुरू हो पाई थी, क्योंकि हम दिन भर विद्यालय कार्यों में आसक्त रहते हैं, थोड़ा सा समय दे करके अब इस कक्षा को कर पाते हैं। तो चलिए समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि, प्रणामाः।